आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हम कोपेन का जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण ऑलरेडी देख चुके हैं। कोपेन्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट देख चुके हैं। हमने त्रिवार्ता भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे थॉर्नवेट और स्टैम्प जो है उसका जो क्लासिफिकेशन है, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, उसको देखेंगे। आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट केवल कोपेन है, तो आप कोपेन को याद करने पे फोकस कीजिएगा। इनको बस थोड़ा सा रफली देख लीजिए ताकि इधर उधर से कोई क्वेश्चन आए इन केस तो आप डील कर सके। ज्यादा फोकस आपको किस पे करना है? कोपेन पे। तो इनकी ज्यादा टेंशन ना ले। अगर इनको करने से आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो पहले सिर्फ आप कोपेन के ऊपर फोकस कीजिए, इन सबको बाद में देखिएगा। तो ये जो थॉर्नवेट का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है, थॉर्नवेट थे कौन? तो ये यूएस के क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे या मौसम वैज्ञानिक थे यूएसए के, और उत्तरी अमेरिका का इन्होंने जलवायु वर्गीकरण दिया था सबसे पहले। तो थॉर्नवेट ने 1931 में केवल नॉर्थ अमेरिका का जो जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण है वो दिया था, वर्ल्ड लेवल का नहीं दिया था। फिर कुछ समय बाद जब उनका नॉर्थ अमेरिका वाला सक्सेसफुल रहा एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने 1933 में वर्ल्ड लेवल का भी क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिया, वैश्विक जलवायु का वर्गीकरण दिया। और कोपेन ने जिस तरह से वनस्पति को आधार माना था, वैसे ही थॉर्नवेट ने भी वेजिटेशन को वनस्पति को आधार माना। पर थॉर्नवेट का ये कहना था कि वनस्पति को देखकर वहां की जलवायु पता लगाई जा सकती है, क्योंकि वहां पर वनस्पति जो होती है उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है और निश्चित आर्द्रता या मॉइस्चर की जरूरत होती है। तो उस आर्द्रता और तापमान को यदि देखा जाए तो उसके आधार पर हमें पता लग सकता है कि वहां पर किस तरह की जलवायु परिस्थितियां हैं, और ये पता चलता है इनडायरेक्टली किससे? पेड़ पौधों से, प्लांट से। तो इन्होंने भी कोपेन के जैसे ही प्लांट वगैरह पे ज्यादा फोकस किया था और प्लांट के बेसिस पर टेम्परेचर और रेनफॉल कंडीशंस जो है उनका अनुमान लगाया, और उनके अनुमान के द्वारा उन्होंने बताया वैश्विक स्तर पे जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण। तो इन्होंने जो दो की फीचर्स या इंडेक्सेस यूज किए, तो ये जो थॉर्नवेट है इन्होंने मोस्टली इंडेक्सेस या इंडेक्स जो हैं या सूचकांक, उनके आधार पर अपने जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण बताया। और 1933 में जब इन्होंने अपना जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण बताया, उस समय इन्होंने दो मेजर इंडेक्स के ऊपर फोकस किया, और वो इंडेक्स जो है उनके नाम है प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस इंडेक्स और दूसरा है थर्मल इफेक्टिवनेस इंडेक्स। इसे हिंदी में कहते हैं वर्षण प्रभावितता सूचकांक और तापीय दक्षता सूचकांक। इन दो सूचकांकों पर उन्होंने अपना फोकस रखा 1933 में। अब ये सूचकांक किसके बारे में बताते हैं? तो ये प्रेसिपिटेशन या वर्षण प्रभावितता वाला जो है सूचकांक, ये वर्षा के बारे में जानकारी देता है, और तापीय दक्षता वाला तापमान के बारे में या थर्मल कंडीशंस जो होती है उस स्थान की, उसके बारे में जानकारी देता है। अब ये वर्षण प्रभावितता सूचकांक किस तरह से बताया गया है? तो वर्षण प्रभावितता सूचकांक या प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस, इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन या इफेक्टिव रेनफॉल, अच्छी वर्षा या प्रभावी वर्षा उसको माना जाता है जो कि वाष्पीकरण की मात्रा से कहीं ज्यादा हो। तो इस सूचकांक में यही देखा गया है कि वर्ष के कौन कौन से महीनों में वाष्पीकरण की तुलना में ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है, तो वही वर्षा प्रभावी होगी जो वाष्पीकरण से थोड़ी ज्यादा मात्रा में प्राप्त हो। तो इस आधार पर वाष्पीकरण, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण और इवेपोरेशन के अलावा इसमें वर्षा की मात्रा, दोनों चीजों को देखा गया है। तो वर्षण प्रभावितता में इन्होंने केवल रेनफॉल को नहीं देखा है, वर्षा के साथ साथ इन्होंने वाष्पीकरण को भी देखा है, जबकि कोपेन ने वाष्पीकरण को कंसिडर नहीं किया था। कोपेन ने मेनली फोकस किया था किसके ऊपर? तापमान, वर्षा और वनस्पति के ऊपर। इन्होंने फोकस किया तापमान के ऊपर और वर्षा के ऊपर तो किया ही किया, वाष्पीकरण के ऊपर भी उन्होंने ध्यान दिया। और जो तापीय दक्षता इन्होंने निकाला सूचकांक या थर्मल इफेक्टिवनेस, उन्होंने ये देखा इसमें कि कब कब महीनों में, वर्ष के कौन कौन से महीनों में फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा रहता है टेम्परेचर और कब फ्रीजिंग पॉइंट से कम रहता है। तो ये उन्होंने मेनली फोकस किया कि 0 डिग्री सेल्सियस से कब तापमान अधिक रहता है और कब तापमान कम रहता है। तो तापीय दक्षता सूचकांक में उन्होंने बेसिकली ये देखा। तो 1933 में इन्होंने केवल दो ही सूचकांक रखे थे, दो ही इंडेक्सेस रखे थे, और इन दो इंडेक्सेस के बेसिस पर इन्होंने जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण बताया था। पर जो थॉर्नवेट है, साइंटिस्ट थे, तो वो वहां थोड़ी रुक जाते, उनको तो लगा और मैं कुछ खोज कर सकता हूँ, और भी चीजों को देख सकता हूँ डिटेल में। सो उन्होंने अभी और संशोधन किया और जो है अपने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। 1948 में उन्होंने इन दो इंडेक्सेस के अलावा और भी कई सारे सूचकांक जो है वो लेकर आ गए, 4 मेजर इंडेक्सेस और लेकर आ गए,
और उसमें कई सारे इंडेक्सेस है, सूचकांक है, जैसे आर्द्रता सूचकांक, शुष्कता सूचकांक, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा का सांद्रण वाला सूचकांक, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग समर सीजन, उसका इंडेक्स। इस तरह के 50 इंडेक्स वो लेकर आ गए, 50 नहीं मतलब 4 मेजर लाए और उसमें भी सब कैटेगरीज थी, तो काफी सारे इंडेक्स लेकर आ गए। तो इसीलिए थॉर्नवेट का जो क्लासिफिकेशन है वो कम इसीलिए पढ़ा जाता है क्योंकि उन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इसको कि लोगों के लिए, आम लोगों के लिए समझना इसको बहुत मुश्किल हो गया। तो 1948 में इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, ये दो तो पहले ही कर चुके थे। अब जो नया चीज इन्होंने ऐड ऑन की अपने जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण में, वो मेन की पॉइंट जो उन्होंने ऐड किया वो था संभाव्य वाष्पीकरण की मात्रा। तो इन्होंने संभाव्य वाष्पीकरण की मात्रा या पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन जिसको कहते हैं, उसकी मात्रा को देखा अपने जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण को बताने के लिए। तो ये संभाव्य वाष्पीकरण नहीं, वाष्पोत्सर्जन की मात्रा को यहाँ पे देख रहे हैं बेसिकली। वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कौन करते हैं? प्लांट्स करते हैं। पेड़ पौधे जो है उनकी पत्तियों से पानी जो है वो वाष्पीकृत होता है, उसे कहते हैं इवेपोट्रांस या ट्रांसपिरेशन कहा जाता है उसको, या उत्सर्जन, वाष्प उत्सर्जन कहा जाता है, जिसको मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? वाष्पोत्सर्जन। तो बेसिकली अभी तक, इससे पहले वो केवल किस पे फोकस कर रहे थे? वाष्पीकरण पे और वर्षा पर। तो 1933 में थॉर्नवेट फोकस कर रहे थे वाष्पीकरण और वर्षा के ऊपर, इवेपोरेशन और रेनफॉल के ऊपर। अब जो है उन्होंने और कॉम्प्लिकेटेड बना के ये कहा कि केवल वर्षा और वाष्पीकरण से काम नहीं चलेगा, हमें तो ये भी देखना पड़ेगा कि पेड़ पौधे जो है उनकी पत्तियों से कितना वाष्पीकरण होता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, कितना ट्रांसपिरेशन होता है पेड़ पौधों की पत्तियों से, और फिर मिट्टी में नमी कितनी पाई जाती है, और अंत में पेड़ पौधों के पास वाष्पीकरण के बाद, वाष्पोत्सर्जन के बाद, ट्रांसपिरेशन के बाद, इन सब चीजों के बाद पेड़ के पास कितनी नमी बचती है, तो उस आधार पर हम उस क्षेत्र की जलवायु को बता सकते हैं। कितना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया उन्होंने। तो वाष्पीकरण, इवेपोरेशन को भी देखा उन्होंने, रेनफॉल को भी देखा उन्होंने, मृदा में जो नमी पाई जाती है उसको भी देखा, और पेड़ पौधे जो अपनी पत्तियों से वाष्पीकरण करते हैं जिसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, उसको भी देखा उन्होंने। तो इंग्लिश में अगर बात करें, उन्होंने रेनफॉल देखा, इवेपोरेशन देखा, उन्होंने उसके साथ साथ कंसिडर किया इवेपोट्रांसपिरेशन या जस्ट ट्रांसपिरेशन हम कह सकते हैं, सॉइल का मॉइस्चर भी इन्होंने कंसिडर किया। हालांकि बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, उन्होंने काफी डिटेल में स्टडी की इन सब चीजों की, और साइंटिफिक लेवल पे अगर देखा जाए तो इनके जलवायु प्रदेश की वर्गीकरण की काफी सराहना भी होती है, पर आम लोगों के लिए इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए काफी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इन्होंने। तो ये नई चीज और लेकर आ गए इस दौरान, 1948 के दौरान। और ये जो है कई बार कुछ एक यूपीएससी वगैरह और इस तरह के जो डिफिकल्ट होते हैं एग्जाम्स, उनमें जनरली पूछा जाता है कि ऐसे कौन से वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने वाटर बजट या जल बजट जो है उसके बारे में भी अपने जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण के दौरान बताया है। तो वाटर बजट के बारे में भी प्रेजेंट करते हैं या वाटर बजट को भी कंसिडर करते हैं कौन? थॉर्नवेट। सो ये आपको बस ये ध्यान रखना है कि वाटर बजट के बारे में भी इन्होंने सोचा था इस बारे में। जल बजट, सॉइल मॉइस्चर, मृदा की नमी को भी इन्होंने कंसिडर किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ पेड़ों को नमी की आवश्यकता होती है ग्रो होने के लिए, वृद्धि होने के लिए, और पेड़ों के पास नमी वही बचती है जो वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन और इन सब चीजों के बाद एंड में बचती है, वही पेड़ पौधों को उपलब्ध होती है। तो पेड़ पौधों को उपलब्ध जो नमी की मात्रा है उसको उन्होंने कंसिडर किया। ऐसे नहीं कि बारिश इतनी हो रही है, बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ता, बारिश के बाद, वाष्पीकरण के बाद, वाष्पोत्सर्जन के बाद, मृदा की नमी के बाद पेड़ के पास जो बचता है वो प्रभावी मात्रा है जल की या नमी की, उसको उन्होंने कंसिडर किया। बहुत बारीकी में चले गए ये। तो खैर, आपसे कभी कहीं पूछा जाए कि कौन से जलवायु वैज्ञानिक है जिन्होंने वाटर बजट, जल बजट, मृदा की नमी और इन सब चीजों के बारे में जानकारी दी, तो वो कौन है? थॉर्नवेट है। अब जो थॉर्नवेट का क्लासिफिकेशन है उसमें मुख्यतः वाष्पीकरण और वर्षा की मात्रा, इसको फोकस करके उन्होंने जो जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण बताए थे वैश्विक स्तर पे, तो इस बेसिस पर इंडिया में भी कुछ क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशंस बताए जाते हैं। पर वो समझने से पहले इन्होंने जो इंडेक्स दिए हैं, सूचकांक, उन इंडेक्सेस की हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं इंडेक्सेस के बेसिस पे हम जो है समझाने वाले हैं इनके जलवायु प्रदेशों को। तो उन इंडेक्सेस को देख लेते हैं। तो देखिए, थॉर्नवेट के जो इंडेक्सेस हैं उसमें इन्होंने मेनली 3 चीजों पे फोकस किया है। इंडेक्स तो जो 2 हैं सूचकांक, एक तो पीई इंडेक्स मतलब प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस इंडेक्स, इसे कहते हैं वर्षण प्रभावितता सूचकांक,
जो कि वर्षा के बारे में और वाष्पीकरण के बारे में बताता है, इवेपोरेशन एंड रेनफॉल। दूसरा है टीई इंडेक्स, जो है थर्मल एफिशिएंसी इंडेक्स, तापीय दक्षता सूचकांक। इससे हमें पता चलता है किसी भी स्थान की तापमान परिस्थितियों का। इन दो इंडेक्स सूचकांक के अलावा इन्होंने मौसम का वार्षिक जो वर्षा का वितरण होता है उसको भी देखा है, या मौसमी वर्षा के वितरण को देखा है, जिसमें कौन से सीजन में वर्षा ज्यादा हो रही है, कौन से सीजन में वर्षा कम हो रही है, इसके बारे में भी इन्होंने बताया है। तो वर्षा के आधार पर इन्होंने जो लेटर्स यूज किए इंग्लिश के, वो है ए, बी, सी, डी और ई। और जो तापमान है उसके लिए जो इन्होंने यूज किए हैं वो एक एक्स्ट्रा किया, ए, बी, सी, डी, ई के अलावा एफ भी यूज किया है। और इनमें तापमान वाले में खास बात क्या है, इन्होंने ऊपर एक ऐसा बार लगाया है। तो आपको याद रखना है कि थॉर्नवेट ने तापमान को दर्शाने के लिए ए, बी, सी, डी के ऊपर क्या लगाया, एक बार लगाया, कॉमा जैसा लगाया। तो इसमें ये सब में कॉमा ऐसा लगा रहेगा। और ये जो इन्होंने लास्ट में सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल बताया, रेनफॉल का, वर्षा का मौसमी वितरण, इसमें जो इन्होंने शॉर्ट स्मॉल आर यूज किया है, स्मॉल आर जहां पे उपयोग में लिया है, उसका मतलब है कि पूरे साल हर महीने वर्षा अच्छी खासी रहती है, पूरे साल भर वर्षा की कमी कभी नहीं होती। तो रेनफॉल अच्छी खासी जहां पर हो रही है पूरे साल, होल ईयर, उसके लिए यूज होता है आर, पूरे साल अच्छी वर्षा, हर मौसम में अच्छी वर्षा। उसके अलावा जो इन्होंने स्मॉल एस यूज किया है, स्मॉल एस वही कोपेन के जैसे ही, जैसे समर ड्राई होता है वैसे इन्होंने स्मॉल एस का यूज किया है समर ड्राई के लिए। इसका मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पे गर्मियां शुष्क होती है, ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है, उसके लिए स्मॉल एस यूज होता है, जैसा कोपेन में था एग्जैक्टली वैसा ही, समर ड्राई। इसी तरह से इन्होंने स्मॉल डब्ल्यू यूज किया है विंटर ड्राई के लिए, जहां पर शीत ऋतु शुष्क होती है, विंटर ड्राई, विंटर ड्राई। इसी तरह से इन्होंने एक लास्ट जो लेटर और यूज किया है डी। डी का मतलब है कि पूरे वर्ष हर एक मौसम में पानी की या वर्षा की कमी रहती है। रेनफॉल डेफिसिट जो क्षेत्र होते हैं, रेनफॉल डेफिसिट या डेफिशिएंट रीजन्स, रेनफॉल डेफिशिएंट, इसका मतलब है पूरे वर्ष भर जहां पर वर्षा की कमी रहती है उसके लिए यूज हो सकता है डी। इसका मतलब मरुस्थल वगैरह जो है जहां बहुत पानी की कमी रहती है हर सीजन में, उसके लिए स्मॉल डी यूज किया जा सकता है। तो इन्होंने थॉर्नवेट में जो अपने जलवायु प्रदेशों का नामकरण किया है, इन्होंने नामकरण में 3 लेटर्स का यूज किया है। 2 तो अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर है और 1 अंग्रेजी भाषा का स्मॉल लेटर है। और 2 कैपिटल लेटर जो है उन दोनों में अंतर स्पष्ट हो, इसीलिए उन्होंने जो तापमान वाला यूज किया है लेटर, उसके ऊपर क्या लगाया है, एक बार लगाया है। अब जो इनका क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन होता है उसमें जनरली क्या होता है, 3 लेटर यूज हो सकते हैं। जैसे ए, ये जो पहला यूज होता है लेटर, ये किसके बारे में बताता है, वर्षा के बारे में, रेनफॉल के बारे में। दूसरा जो लेटर वो यूज करते हैं वो है ए बार। तो ये जो दूसरा लेटर है किसी भी जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण में, ये बताता है तापमान परिस्थितियों के बारे में, टेम्परेचर के बारे में। और तीसरा जो लेटर है, इनमें से कोई भी एक यूज किया जाता है। जैसे सपोज उदाहरण के तौर पर हम यहाँ स्मॉल आर यूज कर ले, तो ये क्या बताता है, स्मॉल आर ये बताता है कि कौन से मौसम में वर्षा की स्थिति कैसी है, मौसम में वर्षा की स्थिति, रेनफॉल कंडीशंस इन पर्टिकुलर सीजन। तो थॉर्नवेट का अगर कोई जलवायु प्रदेश है जिसमें ए बार आर लिखा है, तो इसका मतलब इसमें पहला लेटर ए बताता है वर्षा, दूसरा लेटर जो ए बार है ये बताता है तापमान, तीसरा लेटर जो है वर्षा कौन से महीने में प्राप्त हो रही है या किसमें कम है किसमें ज्यादा, उस मौसमी वितरण के बारे में तीसरा लेटर उपयोग में लिया जाता है। अभी तक जो आपने कोपेन वगैरह देखा उसमें कोई भी अंग्रेजी भाषा के लेटर के ऊपर, शब्द के अक्षर के ऊपर कोई बार वगैरह, कोई कॉमा वगैरह नहीं लगा हुआ था। तो कहीं पे भी ये बार वाला आ जाए, वो देखते ही आप समझ जाना कि थॉर्नवेट ने की होगी इतनी पंचायती, बाकी कोपेन ने और त्रिवार्था वगैरह ने इतना डिटेल में नहीं बताया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो थॉर्नवेट के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है, इसमें कितने लेटर्स आते हैं, जनरली हर जलवायु प्रदेश के लिए 3 लेटर्स यूज में लिए जाते हैं। कोपेन में आपने देखा 3 भी होते हैं, किसी में 2 भी होते हैं, किसी में 4 भी होते हैं, पर इसके तो फिक्स्ड है। थॉर्नवेट के मोस्टली इनके 3 लेटर्स इन्होंने यूज किए, 1-2 जगह एक आध लेटर भी यूज किए, बट ज्यादातर इन्होंने इन 3 लेटर्स से दर्शाया है किसी भी क्षेत्र की जलवायु को। अब ये ए बार और आर,
इसमें जो इंडेक्स के अंतर्गत उन्होंने एक पर्टिकुलर नंबर बताया है, वो नंबर क्या है वो भी अब हम देखेंगे। तो देखिए, आर्द्रता के बारे में बताने के लिए इन्होंने थॉर्नवेट ने एक पूरा आर्द्रता का इंडेक्स बनाया है। उस इंडेक्स में उन्होंने कुछ नंबर्स यूज किए, और वो नंबर्स जो है वो बहुत सिंपल है याद करना। आपको जो भी नंबर्स है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है 128, 64, 32, 16, सो आपको बस 16 की टेबल में जो आते हैं नंबर्स वो याद रखने। तो अगर आप देखें 16, 32, 64 और उसके बाद जो है ये तो 16 से कम वाला था, सबसे नीचे वाला तो 16 से कम, फिर उसके बाद 16, 32, 64 और 128 और उससे ज्यादा। तो ये आपको बस ये लेटर्स ये नंबर्स याद रखने। तो थॉर्नवेट ने कैपिटल ए जो यूज किया है उसमें उन्होंने बताया ऐसे क्षेत्र जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, जहां 128 जो है उससे भी ज्यादा बारिश हो, 128 से भी ज्यादा हो। अब ये 128 नंबर उन्होंने कैसे निकाला, तो उन्होंने पूरे साल भर की जो वर्षा होती है और साल भर में जो वाष्पीकरण होता है उनका अनुपात लिया है, रेशो लिया है, उसके बाद ये नंबर निकाला है। तो ये नंबर जो है ये फिक्स्ड रहेगा, वो निकाल चुके हैं थॉर्नवेट। तो हमें दिमाग नहीं लगाना कि कैसे निकाला जाए, क्या किया जाए, हमें ये नंबर याद होना चाहिए। तो थॉर्नवेट ने जो बताया है कि कैपिटल ए जहां यूज होता है वहां बहुत भारी बारिश होती है और 128 से भी ज्यादा बारिश होती है। अब 128 ना तो परसेंटेज है ना कुछ है, ये इंडेक्स का एक नंबर है जो थॉर्नवेट ने निकाला है। तो आपको कुछ नहीं लगाना परसेंटेज वगैरह आगे, सिर्फ आपको इंडेक्स का ये नंबर याद होना चाहिए। तो जहां 128 से ज्यादा या 128 के बराबर बारिश होती है उसके लिए यूज हुआ है ए। जहां पर 64 से लेकर 127, क्योंकि 128 वाला तो यहाँ आ गया ना, तो 127 तक जहां बारिश होती है उसके लिए बी। जहां 32 से 63 क्यों, क्योंकि 64 तो यहाँ आ गया, तो जहां पर 32 से 63 तक बारिश होती है उसके लिए सी। और 16 से लेकर और 31 तक, 31 क्यों, क्योंकि 32 तो यहाँ आ गया, तो 16 से 31 तक जहां बारिश होती है वहां उसके लिए डी। और 16 से कम जहां बारिश होती है उसके लिए ई यूज किया है कैपिटल। इसमें कोई बार वगैरह ऊपर नहीं लगाए, क्योंकि ऊपर जो कॉमा या बार लगाया उन्होंने वो किसके लिए लगाया, तापमान वाले के लिए लगाया है, वर्षा वाले के लिए नहीं लगाया। तो ए से ई तक जब हम आते हैं तो अधिक आर्द्रता वाला क्षेत्र, वेट और पर ह्यूमिड रीजन, आर्द्र रीजन मतलब ये तो वेरी ह्यूमिड, ये सब ह्यूमिड, ये सेमी एरिड और ये एरिड। हिंदी में अगर देखें ये अधिक आर्द्र, ये उपाद्र, ये अर्ध शुष्क और ये शुष्क। इसी प्रकार इनमें पाई जाने वाली वनस्पति भी चेंज होती जाती है। वर्षा ज्यादा होगी तो सदाबहार वनस्पति और धीरे धीरे फिर आ जाते किसकी तरफ, मरुद्भिद की तरफ। तो जहां ज्यादा बारिश वहां वर्षा वन, जहां सामान्य बारिश वहां नॉर्मल वन, और जहां पर उपाद्र कंडीशन सब ह्यूमिड रीजन वहां पतझड़ वन, और जहां पर अर्ध शुष्क परिस्थितियां वहां झाड़ियां, घास के मैदान या फिर कांटेदार वनस्पति, और जहां सबसे शुष्क परिस्थितियां वहां पर मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। तो ये सारी चीजें जो है ये इंडेक्स याद करना बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको 16, 32, 64 और 128 ये याद रखना है, बहुत सिंपल है। सो ये इंडेक्स है और इसमें ह्यूमिड से, वेरी ह्यूमिड से लेकर शुष्क या एरिड रीजन तक इन्होंने क्लासिफाई किया है थॉर्नवेट ने। अब जो इन्होंने स्मॉल आर, स्मॉल एस, स्मॉल डब्ल्यू यूज किए, ये अभी मैंने बताया कि स्मॉल आर जहां यूज होता है उसका मतलब है प्रत्येक मौसम में पर्याप्त वर्षा, मतलब सफिशिएंट रेनफॉल, एडिक्वेट रेनफॉल इन ऑल सीजन्स। स्मॉल एस यहाँ यूज किया है, जहां पर भी स्मॉल एस का मतलब है समर में रेनफॉल डेफिसिट, मतलब वर्षा की कमी ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म काल में वर्षा की कमी। स्मॉल डब्ल्यू मतलब विंटर ड्राई, विंटर में कमी बारिश की, रेनफॉल डेफिशिएंट इन विंटर, शीतकाल में वर्षा की कमी, वही कोपेन जैसा है, विंटर ड्राई, समर ड्राई। स्मॉल डी जहां यूज किया है उसका मतलब है रेनफॉल डेफिशिएंट इन ऑल सीजन, प्रत्येक मौसम में वर्षा की कमी। तो ये आपको याद रखने, ए बी सी डी ई आर एस डब्ल्यू डी, तो ये लेटर्स हो गए। एक और अब जो इन्होंने इंडेक्स या सूचकांक यूज किया है वो तापमान को दर्शाने के लिए यूज किया है, तो वो इंडेक्स भी हम देख लेते हैं। तो तापमान का ये जो इंडेक्स है, सिर्फ उसमें और इसमें ये फर्क है कि इस इंडेक्स में एक लेटर एक्स्ट्रा यूज हुआ है, ए बी सी डी ई के बाद एफ भी यूज हुआ है। सो सिर्फ इतना याद रखना है, बाकी नंबर्स एग्जैक्टली वही सेम है, 128, 64, 32, 16। अब ये 16 से जो कम है उसमें इन्होंने 1 से 15 मतलब 16 से कम, और ये 0 डिग्री या 0 डिग्री से कम।
तो ये इन्होंने इसमें बताया है 0 डिग्री नहीं, 0 से कम। तो ये जो ABCD है इसमें टेम्परेचर कंडीशंस बताई हैं। जहां सबसे ज्यादा तापमान है उसका जो नंबर है वो क्या है, 128। ज्यादा तापमान वाले क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या ट्रॉपिकल या मेगाथर्मल कहा है उन्होंने। कम तापमान वाले B वाले क्षेत्र को कहा है समशीतोष्ण या सब ट्रॉपिकल, या इसको मीजोथर्मल भी कहते हैं। फिर C बार वाला जो लेटर है वो यूज किया है टेम्परेट के लिए, शीतोष्ण के लिए। D यूज किया है टैगा के लिए, और E यूज किया टुंड्रा के लिए। टैगा कहाँ पे होता है, टैगा वन साइबेरिया का जो मैदानी क्षेत्र होता है वहां पे पाए जाते हैं। तो टैगा तुंद्रा से या पोलर रीजन से ठीक पहले वाला क्षेत्र होता है। तो टैगा मतलब ध्रुवीय क्षेत्र से थोड़ा कम ठंडा, और टुंड्रा मतलब ध्रुवीय क्षेत्र जितना ठंडा। और F का मतलब है फ्रिजिड जोन, मतलब हिम आच्छादित क्षेत्र जहां बर्फ जमी हुई रहती है पूरे साल भर, वो क्षेत्र। तो उसके लिए उन्होंने 0 लेटर यूज किया। तो है वही का वही सेम 128, 64, 32, 16, और 16 से कम को यहाँ डिफाइन किया गया है कि 16 से कम का मतलब है 1 से 15 तक तो यहाँ, और 0 वाला यहाँ पर। तो ये इन्होंने तापमान के आधार पर सूचकांक बताया है। इसके नंबर याद करना बहुत आसान है। अब हम जो एक एक तापमान है एक एक जलवायु प्रदेश है थॉर्नवेट के आधार पर, उसको देखेंगे भारत के मैप पर। और इजी है, अगर करना चाहें ढंग से उसको समझ के कोशिश करें तो हो सकता है, और ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा हो तो आपको मेनली फोकस करना है किसके ऊपर, कोपेन के ऊपर। अब आप देखिए भारत में ये 12 जलवायु प्रदेश बताए हैं थॉर्नवेट ने, 12 क्लाइमेटिक रीजन्स। कोपेन का अगर आपको याद हो तो कोपेन ने कितने बताए थे, 8 बताए थे। त्रिवार्था ने जो है लगभग 9 बताए, और स्टाम्प जो अभी हम पढ़ेंगे, स्टाम्प ने 11 जलवायु प्रदेश बताए भारत में, और थॉर्नवेट ने कितने बताए, 12। सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है वो थॉर्नवेट का ही है। तो थॉर्नवेट ने 12 बताए हैं जलवायु प्रदेश भारत में। अब ये जो 12 जलवायु प्रदेश है इसमें आप सबको देखेंगे, हर एक जलवायु प्रदेश को, तो उसमें 3 लेटर यूज हो रहे हैं, मोस्टली 3 लेटर्स। इनमें एक एक हुआ है बट मोस्टली 3 लेटर यूज हो रहे हैं। इन 3 लेटर्स में इन्होंने जो सबसे पहला लेटर यूज किया, ये किसके लिए, वर्षा के लिए। ये किसके लिए, तापमान के लिए। ये किसके लिए, मौसमी वर्षा के मौसम, कौन से मौसम में बारिश हो रही है उसके लिए। तो इस सबसे पहले प्रदेश को अगर हम समझने की कोशिश करें, अभी अभी हमने इंडेक्स किया था, आपको इंडेक्स के नंबर याद होंगे। तो यहाँ ये ए जो नंबर है, ये ए जो लेटर है, ए का मतलब होता है कि प्रेसिपिटेशन इंडेक्स। प्रेसिपिटेशन मतलब वर्षा सूचकांक। प्रेसिपिटेशन इंडेक्स या वर्षा प्रभाविता सूचकांक का नंबर कितना होगा, 128 या उससे ज्यादा। ये ए बार का मतलब क्या है, तापीय दक्षता, TE जो इंडेक्स है उसका नंबर कितना होगा, 128 से ज्यादा। और आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है पूरे साल वर्षा होती है कि, और पूरे साल भर वर्षा की कमी रहती नहीं है कहीं पे भी किसी भी सीजन में, तो होल ईयर रेनफॉल हो रही है। तो ये सूचकांक के नंबर हमें रटने की जरूरत नहीं, अपने आप ध्यान आ जाते हैं। फिर इसमें अगर हम ट्राई करें तो ये बी जो यूज हुआ है ये PE इंडेक्स के लिए यूज हुआ है, और PE इंडेक्स में बी में मतलब कितना होगा नंबर, 64 होगा। तो यहाँ पर 64 नंबर होगा सूचकांक का। इसका अर्थ ये हुआ 64 से 127 तक यहाँ जो है वर्षा की स्थिति देखने को मिलती है। PE इंडेक्स का तो ये हो गया। और ए नंबर, ए बार है तो ए बार का क्या होता है, 128, 128 या उससे अधिक। और W का मतलब क्या होता है, विंटर ड्राई। विंटर ड्राई का मतलब है कि सर्दियों में बारिश नहीं होती, गर्मियों में होती है। तो इस तरह से हर एक आप जलवायु प्रदेश का ABCD जो भी लिखा हुआ है उसके आधार पर उसका क्लासिफिकेशन सिंपली समझ सकते हैं, और उसका जो सूचकांक का नंबर है वो भी आसानी से बता सकते हैं, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो अगर हम एक एक को देखें जलवायु प्रदेश को, सबसे पहले हम बात करते हैं AAR। AAR जलवायु प्रदेश को यदि देखेंगे, ए जो सूचकांक में लिखा, ए जो लिखा हुआ है यहाँ पर जलवायु प्रदेश के नाम में, इसका मतलब है PE इंडेक्स जो है, एक ए दर्शाता है किसको, PE इंडेक्स को, और ए बार दर्शाता है किसको, TE इंडेक्स को। दोनों ही PE और TE इंडेक्स मतलब तापीय दक्षता और वर्षण प्रभाविता, दोनों इंडेक्सेस का नंबर इसमें क्या है, 128 या उससे ज्यादा, क्योंकि दोनों में ए यूज हुआ है। तो 128 या उससे ज्यादा वाला है ये। और आर का मतलब है पूरे साल बारिश हो रही है। तो अब अगर इस जलवायु प्रदेश का नाम देखें, इस जलवायु प्रदेश का नाम है उष्णकटिबंधीय अधिक आर्द्र जलवायु, वेरी ह्यूमिड या पर ह्यूमिड भी लिख सकते हैं इसको, पर ह्यूमिड क्लाइमेट। और यहाँ पर दोनों ही चीजें, तापमान भी अधिक है और वर्षा की मात्रा भी अधिक है।
और यहाँ पूरे साल भर अच्छी खासी वर्षा होती है, पूरे साल भर ठीक ठाक बारिश होती है। और यहाँ इसमें सम्मिलित है भारत के कुछ एक क्षेत्र, जैसे ये पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र, ये वेस्टर्न कोस्टल रीजन, उसके अलावा मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये वाला जो क्षेत्र है मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ पर ये जलवायु प्रदेश जो है ये विस्तृत है। ये और इसी जलवायु प्रदेश में हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह वगैरह भी इसमें ही ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी काफी भारी अच्छी खासी बारिश होती है, तो अंडमान निकोबार भी इसमें ऐड किया जा सकता है। तो ये है पहला जलवायु प्रदेश जो 12 है क्लाइमेटिक रीजन्स उसमें से। दूसरा जलवायु प्रदेश देखिए, इसका नाम है BAW जलवायु प्रदेश। ये BAW जलवायु प्रदेश में B क्या बताता है आपको, PE इंडेक्स के बारे में बताता है, और A क्या बताता है, A बार, ये आपको TE इंडेक्स के बारे में बताता है। PE इंडेक्स मतलब वृषण प्रभावितता में B का मतलब क्या होगा, 64 से लेकर 127, और A बार का मतलब क्या होगा, अब तो आप समझ चुके होंगे, 128 या उससे ज्यादा। तो यहाँ पर वर्षा की मात्रा थोड़ी सी कम हो जाती है, पर तापमान उच्च ही रहता है। तो देखिए, वर्षा की मात्रा में थोड़ी सी कमी, तापमान उतना का उतना, बहुत उच्च तापमान, और इसीलिए इस क्षेत्र को कहते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इससे पहले जो किया था वो अधिक आर्द्र था, तो इसमें और उसमें क्या फर्क है, सिर्फ अधिक आर्द्र, एक शब्द एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, अधिक। तो ये ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है। इस क्लाइमेटिक रीजन में रेनफॉल कंडीशंस जो है वो ठीक ठाक एवरेज होती है, और यहाँ पर ये जो W यूज किया गया है, इस W का मतलब है पूरे साल वर्षा नहीं होती है, विंटर सीजन ड्राई होता है। स्मॉल w का मतलब विंटर ड्राई, शीत ऋतु शुष्क होती है, तो शीतकाल में वर्षा की कमी रहती है यहाँ पर। और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पूर्वी ढाल, पश्चिमी घाट के जो पूर्वी ढाल है वहां पर, और पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में। तो ये पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, ये वाला यहाँ पर, और ये पश्चिम बंगाल के कुछ एक भाग में ये जलवायु प्रदेश पाया जाता है। तो बहुत सिंपल है क्लासिफिकेशन, सिर्फ एक दो बार मैप को बनाकर याद करना पड़ेगा। अब देखिए अगला, ये जो है BBW, B का मतलब PE इंडेक्स देख रहे हैं इसमें, PE, और ये B बार का मतलब, B बार का मतलब TE इंडेक्स देख रहे हो, तापमान देख रहे हो। और B जो होता है PE इंडेक्स में, उसका मतलब क्या होता है, 64 से लेकर 127, और B बार का मतलब क्या है, इसका मतलब भी 64 से 127, मतलब तापमान और वर्षा दोनों ही ठीक ठाक है, मीडियम टेम्परेचर एंड रेनफॉल कंडीशंस है, और इसीलिए इसको कहते हैं सब ट्रॉपिकल, समशीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक ठाक है रेनफॉल, इसीलिए आर्द्र बोल रहे हैं। और इसमें अब केवल चेंजेस क्या हुआ है इससे पहले वाले में और इसमें, सिर्फ तापमान का फर्क है। उसमें तापमान बहुत उच्च था, इसमें तापमान में थोड़ी सी कमी आ गई, हल्की सी कमी। तो इसमें दोनों ही इंडेक्स जो है वो 64 से लेकर 127 तक है। और इसमें जो W यूज हुआ है, इसका मतलब है विंटर ड्राई, शीतकाल वर्षा की कमी रहती है शीतकाल में, या शीत ऋतु शुष्क होती है। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये असम, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड में। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो आपको बेल्ट दिख रही है, ये वाली, यहाँ पर है ये वाला जलवायु प्रदेश। तो ये भी एक छोटा सा जलवायु प्रदेश बताया इन्होंने। अब थॉर्नबेट का अगला जलवायु प्रदेश, ये जो है ये जलवायु प्रदेश राजस्थान में भी पाया जाता है। तो आप थॉर्नबेट का बाकी कुछ करें चाहे नहीं करें, राजस्थान वाला जो जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण होगा जब आपको राजस्थान ज्योग्राफी में करवाएंगे, तो उसमें थॉर्नबेट वाला राजस्थान वाला सेक्शन तो बस याद रखिएगा थोड़ा। तो ये राजस्थान में भी है CAW प्रदेश। C क्या बता रहा है इसमें, C बता रहा है PE इंडेक्स को, PE इंडेक्स को। और ये A बार क्या बता रहा है, A बार बता रहा है TE इंडेक्स को। आपको पता है जब C आ जाता है तो क्या आ जाता है, सबसे पहले 128 होता है, फिर 64 होता है, फिर क्या हो जाता है 32 हो जाता है। तो यहाँ पर नंबर क्या होगा, 32 से लेकर 63 तक यहाँ पर वर्षा की स्थिति देखने को मिलती है, और तापमान तो वही 128 या उससे अधिक। तो ये PE और TE इंडेक्स के डेटा है, ये बहुत सिंपल है याद करना। और इस जलवायु प्रदेश का जो नाम रखा गया है, तापमान तो यहाँ उच्च है पर वर्षा की मात्रा और कम हो गई है, तो इसलिए कहते हैं इसको उष्ण कटिबंधीय उपाद्र जलवायु। सब ह्यूमिड, ह्यूमिड नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, सब ह्यूमिड हो गया, उप आर्द्र हो गया। अभी तक हम आर्द्र पढ़ रहे थे, अधिक आर्द्र और आर्द्र पढ़ रहे थे, अब ये हो गया उपाद्र। तो ये जलवायु प्रदेश, इसमें भी W यूज हुआ है। W का मतलब विंटर ड्राई, शीतकाल में वर्षा की कमी। अब ये है कहाँ, ज्यादातर ये आपको प्रायद्वीपीय भारत में मिलेगा, प्रायद्वीपीय भारत, और राजस्थान में भी ये पाए जाते हैं जलवायु प्रदेश, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में।
साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। और ये जलवायु प्रदेश ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये नीले से रंग का, राजस्थान में मेनली आपको जो जलवायु प्रदेश दिखेंगे ये है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में तो ये CAW वाला प्रदेश है जो अभी अभी हमने किया है। बाकी प्रदेश जो है ये 1, 2, 3 ये और अभी हम कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इंडिया के पूरे पेनिनसुलर इंडिया में जितने भी स्टेट्स है उसमें ये जलवायु प्रदेश देखने को मिलता है, मतलब गुजरात और उसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु का तो बहुत थोड़ा सा सेक्शन, तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इवन झारखंड का कुछ भाग, छत्तीसगढ़ के अलावा MP का कुछ भाग, तो इन सब क्षेत्रों में ये CAW प्रदेश फैला हुआ है। अगला प्रदेश जो है CAS बहुत सिंपल है। C का मतलब है वर्षा थोड़ी कम हो जाएगी अब, PE, और वर्षा कितनी होती है C में, सबसे ऊपर होती है 128, फिर 64, फिर 32, तो अब C में क्या होगी 32 से लेकर 32 से लेकर और 63 तक रेनफॉल यहाँ देखने को मिलती है। और ये जो A बार है, A बार का मतलब है यहाँ पर TE इंडेक्स या तापमान जो है वो कितना है 128 या उससे ज्यादा, तो ये तो नंबर हो गया इसका तापमान का और इसका। और इसमें वर्षा जो है वो कम है और तापमान उच्च है, तो इसको कहेंगे उष्णकटिबंधीय उपाद्र जलवायु। दोनों के नाम में सेम है, मतलब इससे पहले जो किया था वो और इसमें नाम में कोई खास अंतर नहीं है। अंतर मेन चीज किसमें है, ये लेटर में, इस शब्द में। इससे पहले जो अभी अभी आपने देखा था CAW देखा था, इससे ठीक पहले आपने CAW देखा था। W में तो क्या होता है, विंटर ड्राई होता है, शीत ऋतु शुष्क होती है और ज्यादातर बारिश कब होती है, ग्रीष्म ऋतु में। यहाँ पर स्मॉल s है, इसका मतलब इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में शुष्कता है और सर्दियों में बारिश हो रही है। तो ग्रीष्म ऋतु शुष्क है, समर ड्राई है, ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं या कमी। और आपको पता है ऐसा एकमात्र प्रमुख क्षेत्र भारत में कौन सा है, कोरोमंडल तट, जहाँ पे गर्मियों में बारिश नहीं होती है, सर्दियों में बारिश होती है। तो ये हो गया कोरोमंडल तटवर्ती क्षेत्र। अब हम बात करते हैं अगले जलवायु प्रदेश की, CBW। CBW जो है अब आपको आ चुका होगा। C का मतलब है कितना, 32 से लेकर 63 तक, 32 से लेकर 63 तक इंडेक्स है किसका, PE इंडेक्स वर्षा वाला। और तापमान वाला जो है वो B आ गया है, इसका मतलब 64 से 127 तक तापमान परिस्थितियां पाई जाती है, तो इंडेक्स में तो ये आ गया नंबर। और ये जो है क्योंकि यहाँ तापमान में थोड़ी कमी आ गई है, वर्षा में तो कमी थी ही, तापमान में कमी आ गई है, तो इसको कहेंगे समशीतोष्ण, मतलब उपोष्ण भी कह सकते हो आप इसको, और सब ट्रॉपिकल कहते हैं इंग्लिश में, सब ह्यूमिड क्लाइमेट उपाद्र जलवायु, ये इसका नाम है। ये जलवायु जो है इसमें W लगा हुआ है, इसका मतलब शीत ऋतु शुष्क होती है, विंटर ड्राई, और गंगा के मैदान में मुख्यतः ये जलवायु पाई जाती है। पूरा देखिए गंगा का मैदानी क्षेत्र, थोड़ा सतलज का ये जो मैदानी क्षेत्र है वो भी इसमें इंक्लूडेड है, असम घाटी क्षेत्र भी इसमें इंक्लूडेड है, सिक्किम भी इसमें इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर ये वाला क्लाइमेट पाया जाता है, थोड़ा सा तापमान कम हो जाता है और वर्षा ठीक ठाक एवरेज सी रहती है, उपाद्र स्थिति होती है, सब ह्यूमिड कंडीशंस होती है। अब ये नोट करने लायक है कि राजस्थान में ये जलवायु नहीं है, सो राजस्थान में ये नहीं है, राजस्थान में केवल 4 जलवायु है प्रमुख। CAW जो अभी हमने पढ़ी थी यहाँ पे CAW, उसके अलावा राजस्थान में अभी और देखेंगे हम CAW के अलावा और कौन सी अभी देखेंगे। तो अब देखिए DAW, ये DAW जो जलवायु प्रदेश है इसमें अगर आप देखें D किसके लिए यूज हुआ है, PE इंडेक्स के लिए, वर्षण प्रभावितता सूचकांक के लिए। और A से लेकर D तक जब आते हैं वर्षा में कितनी कमी आ जाती है या क्या नंबर हो जाता है, A में था 128, B में था 64, C में था 32 और D में आ जाएगा 16। तो यहाँ जो वर्षा प्राप्त होती है वो 16 से लेकर 31 तक होती है। और A कैपिटल जो यूज हुआ है A बार का मतलब ये तापमान बता रहा है, इसका मतलब तापमान कितना है 128, तो तापमान यहाँ पर उच्च है, वर्षा में बहुत ज्यादा कमी आ जाती है, तो इसीलिए क्षेत्र का नाम है उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु, सेमी एरिड क्लाइमेट। तो ये यहाँ पर इस पे PE और TE इंडेक्स का डेटा ये रहेगा। और यहाँ W यूज हुआ है, इस W का मतलब है यहाँ शीतकाल जो है या शीत ऋतु वो शुष्क होती है, विंटर ड्राई, तो इसीलिए शीतकाल में वर्षा नहीं। और ये मेनली पाई जाती है गुजरात और राजस्थान में। ये वाला जो आपको सेक्शन दिख रहा है गुजरात और राजस्थान में, तो ये राजस्थान की दूसरी प्रमुख जलवायु है। यहाँ राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में क्या थी, CAW, और यहाँ पर क्या होगी DAW।
DAW। अब जो है DBW, एक और जलवायु प्रदेश। ये DBW में आप देखिए D जहां पे होगा तो D यूज हुआ है PE इंडेक्स के लिए, और PE इंडेक्स में D का मतलब है 16 से 31 तक वर्षा है, और TE इंडेक्स में B बार आ जाता है। तो B बार का मतलब है कि TE इंडेक्स में डेटा कितना हो गया, 64 से 127 हो गया डेटा। तो इसका मतलब तापमान थोड़ा सा कम हो गया है, वर्षा उतनी की उतनी है जितनी पहले वाले क्षेत्र में थी। इसका मतलब अर्धशुष्क क्षेत्र है पर तापमान थोड़ा सा कम हो गया है अर्धशुष्क ही, तो तापमान कम हो गया। इससे पहले हमने उष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क देखा था, अब क्या हो गया, उपोष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क क्षेत्र आ गया, ये उपोष्ण है। तो इस उपोष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क क्षेत्र को समशीतोष्ण भी कहते हैं, इंग्लिश में तो सब ट्रॉपिकल कहते हैं। तो सब ट्रॉपिकल सेमी एरिड क्लाइमेट, उपोष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु है ये। इसमें W यूज हुआ है, मतलब विंटर ड्राई, शीतकाल में वर्षा की कमी रहती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और प्रायद्वीपीय भारत में ये जो आपको दिख रहा है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और ये प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक भाग में। ये पेनिनसुलर इंडिया के इंटरनल पार्ट में क्यों बना है ये जलवायु प्रदेश, क्योंकि ये वृष्टि छाया क्षेत्र है, वृष्टि छाया क्षेत्र, रेन शैडो रीजन, इसलिए यहाँ पर ये जलवायु प्रदेश बना है रेन शैडो रीजन की वजह से। तो ये दो जगह है इस क्लाइमेटिक रीजन का विस्तार, और राजस्थान में ये पाई जाती है। तो राजस्थान में अब आपने कितनी पढ़ ली, CAW, DAW, DBW। तो ये जलवायु प्रदेश आपने राजस्थान में देखे। तो राजस्थान में आपने जो देखे हैं उनको याद करना बहुत ही आसान है। आपने सबसे दक्षिण पूर्वी राजस्थान वाले भाग में CAW देखा है, उसके बाद DAW, उसके बाद DBW। इसको शॉर्ट में बार तो यूज होगा इस बीच वाले लेटर में, शॉर्ट में इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, काओ दाओ दबाओ, खाओ पियो दबाओ, मतलब काओ दाओ दबाओ। DBW, DAW और CAW ये राजस्थान वाले तो याद ही रखने हैं। और यहाँ पर जो है अभी एक जलवायु प्रदेश और बाकी है राजस्थान का, जहाँ शुष्क परिस्थितियां होती है, एरिड कंडीशंस होती हैं, तो उसको भी अभी हम देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, उसका नाम भी आपको याद होना चाहिए। तो राजस्थान वाला सेक्शन तो याद रखना ही है, इंडिया के 12 के 12 याद ना भी हो तो भी कोई भी एक अगर लेटर उठा के आपको पूछ लिया जाए तो आप एग्जाम में 2 नंबर में आप ब्लैंक नहीं छोड़ के आएंगे, क्योंकि आपको इंडेक्स के बारे में अब पता चल गया तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि ये उष्ण कटिबंधीय है, शीतोष्ण है या उपोष्ण वाला क्षेत्र है, सब ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है, ट्रॉपिकल है, क्या है। ABCD देख के थोड़ा आइडिया लग जाएगा। रेनफॉल कंडीशन भी आप ABCD देख के अंदाजा लगा सकते हैं, उस आधार पर आप बेसिक नाम लगा के लिख के और अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में कहाँ होगा ये जलवायु प्रदेश। तो ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पेनिनसुलर इंडिया में। अब अगला DBD। अब इसमें पता चल रहा है D का मतलब है वर्षा में कमी आ चुकी है, 16 से 31 तक वर्षा की स्थिति है। B बार का मतलब है तापमान में भी थोड़ी कमी है, पर तापमान कितना है, 64 से लेकर 127 है। तो इसीलिए उपोष्ण कटिबंधीय स्थिति है, सब ट्रॉपिकल कंडीशंस है और रेनफॉल थोड़ी कम है। तो इसको बोलेंगे समशीतोष्ण, सब ट्रॉपिकल, सेमी एरिड अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु। तो ये सब ट्रॉपिकल सेमी एरिड क्लाइमेटिक रीजन है, और ये सब ट्रॉपिकल सेमी एरिड वाला जो क्लाइमेटिक रीजन है इसमें ये जो D यूज किया है, D यूज करने से इससे पहले वाला DBW और इसमें सिर्फ इतना अंतर है कि DBW में तो W था, विंटर ड्राई था, इसमें D यूज हुआ। D का मतलब है कि पूरे साल भर वर्षा की कमी रहती है, किसी एक सीजन में नहीं, पूरे साल भर ही कमी रहती है वर्षा की। तो प्रत्येक मास में वर्षा की कमी रहती है, और ये क्षेत्र जो है ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये हिमालय के पीछे की तरफ या कुछ एक ऐसा भाग है जम्मू कश्मीर में जहाँ थोड़ी शुष्कता पाई जाती है, क्योंकि पर्वतों के कारण वहां पे थोड़ा सा एक वृष्टि छाया क्षेत्र जैसा बनता है। तो इसीलिए यहाँ पर पूरे साल भर ही बारिश की कमी रहती है और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु रहती है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है। तो DBW में और DBD में फर्क इतना है कि DBW में तो शीत ऋतु शुष्क थी, DBD में क्या है, सारी ऋतुएं शुष्क है, ऑल सीजन्स आर ड्राई। मेनली ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है जलवायु। अब है EAD में E यूज हुआ है किसके लिए, वर्षा के लिए। E का मतलब है वर्षा 16 से भी कम है,
आपने देखा था, हमने वर्षा वाले जो देखे थे लेटर्स ABCDE, ई उसमें लास्ट है, मतलब वर्षा सबसे कम इसमें है इस वाले क्षेत्र में, प्लस TE जो है तापमान यहाँ पर 128 या उससे अधिक है, तो इसका मतलब ये गर्म और शुष्क क्षेत्र है। तो ये कौन सा क्षेत्र हो गया भारत का? उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट है। और इसमें जो डी लगा है इसका मतलब प्रत्येक मास में डेफिशिएंट है रेनफॉल, मतलब डी का मतलब डेफिशिएंट, वर्षा की कमी है प्रत्येक मास में, प्रत्येक मौसम में, हर सीजन में रेनफॉल की कमी है। और ये प्रदेश कहाँ हो सकता है? मेनली राजस्थान में ही होगा, तो ये पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। तो अब जो है आपको राजस्थान की जलवायु के चारों नाम पता चल गए हैं, CAW, DAW, DBW और EAD। तो काव, डाव, दबाव, ये तो याद है ही आपको, जैसे बीएड करते हो वैसे EAD। तो वेस्टर्न राजस्थान में EAD। तो ये आपको राजस्थान वाले जो क्लाइमेट है ये तो एटलीस्ट याद रखना ही है, बाकी पूरे इंडिया के याद हो चाहे नहीं हो। और कौन कौन से जिले में ये पाई जाती है जलवायु परिस्थितियां, वो आप राजस्थान ज्योग्राफी करोगे तो आपको आ जाएगा, सब सर बताएंगे आपको, बट यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपका हो रहा है उससे। अब जो डी प्रदेश है इसमें केवल डी यूज हुआ है, आगे पीछे कुछ यूज नहीं किया उन्होंने। डी जलवायु पाई जाती है, टेगा जलवायु कहते हैं इसको। टेगा जलवायु वाले क्षेत्र में PE और TE दोनों ही कम होते हैं, और मेनली 16 से लेकर 31 तक, 16 से लेकर 31 तक यहाँ पे नंबर देखने को मिलता है। तापमान में काफी कमी होती है, और ये मेनली जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश में, ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है आपको, ये है टेगा रीजन। ठंडा और बहुत ज्यादा वर्षा नहीं होती, ठीक ठाक हो जाती है बारिश, बट यहाँ पे मेनली फोकस किया है किस पे? तापमान पर, क्योंकि केवल डी बार ही बताया गया है, तो PE इंडेक्स को यहाँ पे ज्यादा रेफर नहीं किया है, यहाँ पे केवल तापमान के बारे में मुख्यतः बताया गया है, क्योंकि यहाँ वर्षा हर स्थान पर अलग अलग है। पूर्वी जो भारत है उसमें तो थोड़ी ठीक ठाक बारिश हो जाती है, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में थोड़ी कम बारिश होती है, और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के थोड़ा पीछे वाले भाग में वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। जैसा कोपेन के जलवायु प्रदेश में हमने देखा था, ई में साउथ से नॉर्थ की तरफ जब बढ़ते हैं तो धीरे धीरे वर्षा की मात्रा में कमी आती है, तो वैसा यहाँ पर भी देखा जा सकता है। तो ये है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में जो विस्तृत है प्रदेश, ये पूरा। अब इसके पीछे ये रह जाता है, ये लद्दाख का एक क्षेत्र है जहां पर मरुस्थलीय परिस्थितियां है, ठंडे मरुस्थल वाला क्षेत्र है ये, उसको देख लेते हैं। इसका नाम है ई, जो सबसे उत्तर में इंडिया की ये वाला, ये है ई। और ई बार जो है, ई बार का मतलब होता है शीत जलवायु, शीत जलवायु। और आपको पता है ABCDE से लेकर F तक यूज हुआ है तापमान में, तो तापमान में हम F तक तो नहीं पहुंचे, इंडिया की क्लाइमेट में F तक नहीं पहुंचाया थॉर्नवेट ने, E तक पहुंचाया है। और E का मतलब क्या हुआ कि 16 से कम तापीय परिसर जो है, या तापमान, तापीय दक्षता, वो 16 से कम पाई जाती है। यहाँ पर E यूज हुआ है, केवल TE इंडेक्स को बताया गया है, PE इंडेक्स के बारे में कोई खास यहाँ पे जानकारी नहीं है, क्योंकि यहाँ वर्षा की मात्रा बदलती रहती है, और खास तौर पर यहाँ वर्षा में कमी देखने को मिलती है, क्योंकि ये हिमालय पर्वत के वृष्टि छाया क्षेत्र में है, रेन शैडो रीजन में है हिमालय के, इसलिए यहाँ वर्षा की कमी रहती है। और मेनली ये क्षेत्र कहाँ है? लद्दाख में स्थित है ये। तो इस तरह से हमने ये जो थॉर्नवेट है उसके 12 जलवायु प्रदेश देख लिए, और ये 12 जलवायु प्रदेश भले एक साथ आपको इंडिया के मैप में ना याद हो, पर आप एक एक जलवायु प्रदेश को देखते ही, बार लगा हुआ किसी में भी देखें तो आप समझ जाइए थॉर्नवेट का है ये जलवायु प्रदेश, और फिर DB जो भी कुछ लिखा हो उसको अंदाजे से आप क्लियर कर सकते हैं कि किस तरह की जलवायु होगी वहां पर। तो ये आपको ध्यान रखना, और राजस्थान वाला याद रखना है। अब जो है हम क्लासिफिकेशन में थॉर्नवेट जैसा एक टिपिकल और कठिन और कॉम्प्लिकेटेड क्लासिफिकेशन देख चुके हैं। थॉर्नवेट समझ में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो आगे स्टैम्प का जो क्लासिफिकेशन है बहुत ही सरल क्लासिफिकेशन है। स्टैम्प ने कोई ABCD यूज नहीं किया, सीधे सीधे बातें की है, और स्टैम्प का क्लासिफिकेशन जो है उसी को अब हम आगे देखते हैं। तो स्टैम्प ने जो वर्गीकरण दिया है, इस क्लासिफिकेशन में उन्होंने जनवरी माह मतलब ठंड के समय जो 18 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा जाती है भारत के लगभग मध्य भाग से तो नहीं, बट हाँ लगभग मध्य भाग के पास से, उसके आधार पे भारत को 2 भागों में बांटा गया। मतलब भारत के बीच से जो 18 डिग्री सेल्सियस की आइसोथर्म लाइन जाती है, उसके नीचे वाले पार्ट को उसने कहा है ट्रॉपिकल इंडिया,
या ट्रॉपिकल जोन, और उसके ऊपर वाले भाग को कहा है टेम्परेट जोन या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो 18 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा, समताप रेखा का मतलब आइसोथर्म लाइन, इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, शीतोष्ण कटिबंधीय तथा उष्ण कटिबंधीय भारत। तो दो भारत के भागों में बांटा गया, शीतोष्ण और उष्ण, और इन दोनों बड़े भागों को और कई सारे जलवायु प्रदेशों में छोटे छोटे क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड किया गया है। तो स्टैम्प ने जो है टोटल 11 क्लाइमेटिक रीजन्स भारत में बताए। अब वापस अगर याद कर ले तो कोपेन ने बताए थे कितने, 8, त्रिवार्था ने बताए थे 9 के आसपास, और उसके बाद ये जो है क्या कहते हैं स्टाम्प ने बताए हैं 11, और थॉर्नवेड सबसे आगे निकल गए, उन्होंने बताई 12। तो सबसे त्रिवार्था जो है उसके तो और कम होंगे, त्रिवार्था का सबसे इजी क्लासिफिकेशन है 7 उन्होंने बताए हैं, और कोपेन ने 8 बताए। तो त्रिवार्था का सबसे सरल है और सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो है वो थॉर्नवेड का क्लासिफिकेशन है। कोपेन का आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको कोपेन का याद रखना है। स्टैम्प का अभी हम देख रहे हैं, बहुत सिंपल सा है स्टैम्प का, ज्यादा उसमें क्लासिफिकेशन में डिटेल्स नहीं देखनी है। सो अब देखिए स्टैम्प का क्लासिफिकेशन। स्टैम्प ने इंडिया को 18 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा से डिवाइड किया है। ये जो लाल रंग की रेखा दिख रही है ये 18 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा है जनवरी के महीने की। मतलब सर्दियों में 18 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म लाइन जहां से जाती है वहां से इंडिया को डिवाइड किया दो पार्ट्स में। ये ऊपर वाला पूरा इंडिया का पार्ट जो है इसको उन्होंने कहा है टेम्परेट जोन, टेम्परेट या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो ये उत्तर भारत तो है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, इस लाल लाइन के ऊपर वाला भारत, और इसके लाल लाइन के नीचे वाला भारत जो है उसे ट्रॉपिकल इंडिया कहा गया है, उष्ण कटिबंधीय भारत। और टेम्परेट इंडिया जो है अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ उत्तर में, इस टेम्परेट इंडिया वाले क्षेत्र में पाई जाती है महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव रहता है, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेटिक कंडीशंस, कॉन्टिनेंटल या महाद्वीपीय। और आपको पता है महाद्वीपीय जलवायु का मतलब क्या होता है, विषमता, तापमान में विषमता, क्योंकि अंदर जल का प्रभाव नहीं रहता, जल का समकारी प्रभाव नहीं रहेगा तो गर्मियां बहुत गर्म होंगी, सर्दियां बहुत ठंडी होंगी। तो ऐसी विषम तापमान परिस्थितियां उत्तर भारत में पाई जाती हैं, जबकि दक्षिण भारत में इतनी विषम तापमान परिस्थितियां नहीं है। तो इन्होंने जो डिवाइड किया है इंडिया को दो पार्ट्स में, इन दो क्लाइमेटिक रीजन्स में इन्होंने क्या क्या बताया है, टेम्परेट, शीतोष्ण और उष्ण, ट्रॉपिकल। तो शीतोष्ण जलवायु में जो इन्होंने बताया है स्टैम्प ने, उन्होंने बताया है कि इन शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में विंटर जो होती है, शीत ऋतु या विंटर के टाइम पर तो टेम्परेचर रहता है 18 डिग्री सेल्सियस से कम, और ऐसे क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु जब आती है या समर सीजन जब होता है तो ग्रीष्म ऋतु में 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है या उससे भी अधिक हो जाता है कुछ एक क्षेत्रों में। और ट्रॉपिकल रीजन जो है दक्षिण भारत में, उसके लिए बताया है कि शीत ऋतु जो होती है, विंटर सीजन, उसमें तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, ज्यादा ठंड नहीं पड़ती, सर्दी में ज्यादा ठंड नहीं पड़ती और गर्मी में ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती। और ग्रीष्म ऋतु जो है उसमें तापमान 30 से 35 के आसपास रहता है या फिर उससे कम भी होता है या कम, पर इससे ज्यादा नहीं होता अधिक तापमान। तो दक्षिण भारत में तापमान परिस्थितियां बिल्कुल समकारी हैं, सर्दियां ज्यादा ठंडी नहीं है, गर्मियां ज्यादा गर्म नहीं है, जबकि उत्तर भारत में शीत ऋतु बहुत ज्यादा ठंडी है, ग्रीष्म ऋतु बहुत ज्यादा गर्म है। और जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ते हैं वैसे वैसे तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर जो है वो कम होता जाता है, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। और वर्षा की स्थिति अगर देखें तो पूर्व से पश्चिम की तरफ जब बढ़ते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, टेम्परेट रीजन में, ईस्ट से वेस्ट की तरफ बढ़ने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है। अब सबसे पहले इसके जो जलवायु प्रदेशों के नाम है वो देख लेते हैं। सबसे पहला जलवायु प्रदेश है हिमालयन रीजन, हिमालय जलवायु प्रदेश या हिमालय प्रदेश। हिमालय प्रदेश में इन्होंने बताया है स्टैम्प ने कि इस पूरे प्रदेश में लगभग 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा हो जाती है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। तो ये है पहला प्रदेश। दूसरा प्रदेश जो उन्होंने बताया है द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन,
ये उत्तर पश्चिमी भाग जो है भारत का, इसको उन्होंने कहा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। इसमें छोटा सा सेक्शन जम्मू कश्मीर का, अदरवाइज पंजाब और हरियाणा का मुख्यतः भाग इसमें सम्मिलित है। और यहाँ पर वर्षा होती है 40 सेंटीमीटर के आसपास। तापमान में तो विषमता देखने को मिलती है, सर्दियां बहुत ठंडी, गर्मियां बहुत गर्म, और 40 सेंटीमीटर के आसपास लगभग बारिश हो जाती है। तीसरा जो है उत्तर पश्चिमी प्रदेश के बाद द एरिड लोलैंड, मतलब शुष्क निम्न भूमि क्षेत्र। शुष्क निम्न भूमि क्षेत्र जो है तीसरा नंबर वो ये है। और शुष्क निम्न भूमि क्षेत्र मुख्यतः आपको देखने को मिलेगा पंजाब हरियाणा के थोड़े से दक्षिणी भाग में, राजस्थान में और गुजरात में। और इस क्षेत्र में वर्षा 40 सेंटीमीटर से कम होती है, इसीलिए इसको कहा गया शुष्क निम्न भूमि प्रदेश। और इसमें राजस्थान का शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों क्षेत्र आ जाते हैं। राजस्थान का एरिड और सेमी एरिड रीजन दोनों इसमें इंक्लूड किए हैं। फिर उसके बाद आ जाता है द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र। मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र ये है जो गंगा का मैदान है। और इस मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में राजस्थान का पूर्वी भाग आ जाता है, यूपी आ जाता है, दिल्ली आ जाता है, हरियाणा का कुछ भाग आ जाता है, और पूरा का पूरा यूपी और उत्तरी एमपी का थोड़ा सा सेक्शन। इस क्षेत्र में तापमान में विषमता है, सर्दियां ठंडी है, गर्मियां बहुत गर्म है, और वर्षा की स्थिति 40 से 80 सेंटीमीटर के आसपास रहती है लगभग। इसमें बस आप थोड़ा सा देख लीजिए, आपको याद पूरा नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, बट थोड़ा जानकारी होनी चाहिए स्टैम्प की। फिर है द ट्रांजिशनल जोन, इसे कहते हैं संक्रमण क्षेत्र। ये संक्रमण क्षेत्र जो है वो ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये संक्रमण क्षेत्र है अधिक वर्षा वाले और कम वर्षा वाले क्षेत्र के बीच में। ट्रांजिशन जोन संक्रमण क्षेत्र है ये मुख्यतः आपको बिहार में दिखेगा। और यहाँ पर वर्षा जो है वो 100 से 150 के आसपास हो रही है, तो एवरेज सी रेनफॉल है। तापमान वही, विषमता है क्योंकि महाद्वीपीय प्रभाव है, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट है। अब हमने उत्तर भारत के तो देख लिया, अब दक्षिण भारत के जो जलवायु प्रदेश है वो देखिए। द ट्रॉपिकल जोन में, उष्णकटिबंधीय भारत में, द रीजन ऑफ वेरी हैवी रेनफॉल, ये जो वेरी हैवी रेनफॉल वाला रीजन है ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है उत्तर पूर्वी भाग में। इसमें सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूडेड हैं, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे। यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहा गया है। और तापमान में वही महाद्वीपीय प्रभाव के कारण थोड़ी विषमता रहती है। फिर है द रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल, भारी वर्षा वाला क्षेत्र। ये तो बहुत भारी वर्षा वाला क्षेत्र था, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, ये भारी वर्षा वाला क्षेत्र, ठीक ठाक एवरेज सी रेनफॉल है। तो इस क्षेत्र में जो है वर्षा की स्थिति यदि आप देखेंगे तो यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा देखने को मिलती है। अब थोड़ी तापमान में विषमता कम हो जाएगी क्योंकि ये जल के संपर्क में है, तो टेम्परेचर कंडीशन इतनी इंटेंस नहीं है, पर 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश है। इसमें क्या क्या सम्मिलित होगा, इसमें छत्तीसगढ़, एमपी का कुछ भाग, झारखंड का कुछ भाग, वेस्ट बंगाल, उसके अलावा यहाँ पर आपको उड़ीसा का कुछ भाग, ये सब राज्य इसमें आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आ जाता है द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र। ये तो था अधिक, ये उसके बाद जो है ये तो अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र था, ये ठीक ठाक अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, और ये जो है मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र आ गया। इस मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश होती है। तापमान तो वही, समकारी जल का प्रभाव थोड़ा रहता है, मॉडरेट इफेक्ट ऑफ सी रहेगा, 50 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल है। उसके बाद जो है कोंकण कोस्ट, कोंकण तट तो अलग से बता ही रखा है। कोंकण तट हमने तटवर्ती मैदान किए थे तब डिस्कस किया था कि कोंकण तट किसको कहते हैं। तो महाराष्ट्र और गोवा का जो बेसिकली तटवर्ती क्षेत्र है वहां ये जलवायु है, और यहाँ इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो 200 सेंटीमीटर या उससे आसपास या उससे अधिक वर्षा, 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा यहाँ प्राप्त होती है। फिर उसके बाद आ जाता है मलाबार कोस्ट, और ये जो मलाबार तट है, इस मलाबार तटवर्ती क्षेत्र में काफी भारी बारिश होती है, 250 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। और यहाँ वर्षा का आगमन सबसे पहले होता है, निवर्तन सबसे अंत में होता है। मानसून सबसे पहले आता है यहाँ पर, सबसे लास्ट में यहाँ से जाता है। तो ये मलाबार कोस्ट वाला रीजन है जहाँ पे भारी बारिश होती है, और टेम्परेचर मॉडरेट सा रहेगा, मध्यम सा रहेगा, क्योंकि जल का समकारी प्रभाव है। और लास्ट जो है तमिलनाडु,
तमिलनाडु के नाम से ही रखा गया जलवायु प्रदेश का नाम। ये कोरोमंडल तटवर्ती क्षेत्र में पाई जाने वाली जलवायु है और यहाँ पर बारिश जो होती है वो 100 से 150 सेंटीमीटर होती है, पर ये बारिश कब हो रही है? सर्दियों में हो रही है, गर्मियों में नहीं हो रही है। और उसके साथ साथ इसमें तमिलनाडु के अलावा थोड़ा सा कर्नाटक का, केरल का और आंध्र प्रदेश का भी कुछ भाग इसमें सम्मिलित है। तो इस तरह से स्टाम्प ने इंडिया को डिवाइड किया है इन पार्ट्स के अंदर। तो आपको बस बेसिक इन सारे क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशंस में से सबसे ज्यादा अच्छे से किसको याद करना है? कोपेन को याद करना है। दूसरे जलवायु प्रदेशों की बस जानकारी होना काफी है। और राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है, राजस्थान वाला सेक्शन थोड़ा ढंग से याद होना चाहिए। तो ये हमने इसके साथ आज जो है क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन सारे कंप्लीट कर लिए। हमने ट्रिवार्था देखा, कोपेन देखा, थॉर्नवेट देखा, स्टाम्प देखा। तो ये मेजर क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन हम देख चुके हैं। इसके साथ हमारा क्लाइमेट वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे हम वार्षिक वर्षा कीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, कोपेन पे ध्यान देना है। ओके, थैंक यू।